आइए उपस्थित हैं हम इतिहास की पाठशाला में कक्षा 7 में चैप्टर 1। आज का विषय है अलबरूनी की दृष्टि में भारत। अब अलबरूनी की दृष्टि में भारत मतलब अलबरूनी क्या था, महमूद गजनवी के साथ जब महमूद गजनवी ने अटैक किया तो कई बार अटैक किया महमूद गजनवी ने और उसके साथ अलबरूनी आए। तो अब एक्चुअली क्या, जब राजा किसी भी जगह से दूसरी जगह कहीं जाता है तो राजा के साथ बहुत सारे लोग हुआ करते थे। आज भी जैसे कहीं का राजा या राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष कहीं जाता है तो उसके साथ सुरक्षा व्यवस्था होती है, अन्य चीज़ें होती हैं। तो ठीक उसी प्रकार भी जब ये चूँकि महमूद गजनवी गजनी का सुल्तान था तो अब भारत पर उसने कई बार अटैक किए। तो किसी प्रथम या द्वितीय या किसी भी आक्रमण में उसके साथ अलबरूनी आए और यहाँ भारत में वो रुके। तो विद्वानों की मंडली उनके साथ हुआ करती थी। तो उस मंडली में महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भी रहे होंगे। अलबरूनी का नाम अलबरूनी कहा जाता है, लेकिन अलबरूनी का जो वास्तविक नाम था अबू रैहान मोहम्मद बिन अहमद का नाम था। अबू रैहान मोहम्मद बिन अहमद। और ये मध्य एशिया में खीवा नामक जगह है, वहाँ पर 973 ईस्वी में इसका जन्म होता है। और ये जो है एक विद्वान व्यक्ति था। उसने भारत में आकर भारत की संस्कृत भाषा को सीखा, भारतीय दर्शन को अध्ययन किया, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया और पहला मुस्लिम व्यक्ति था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। पुराण यहाँ के भारतीय ग्रंथ बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध ग्रंथ माने गए हैं। तो यहाँ अलबरूनी ने आकर, यानी अबू रैहान मोहम्मद बिन अहमद, अबू रैहान मोहम्मद बिन अहमद ने पुराणों का अध्ययन किया। अलबरूनी एक पुस्तक भी लिखते हैं और उसकी किताब का नाम है किताबुल हिंद, जिसे तहकीक हिंद भी कहा जाता है। और उसके 80 यानी कि लगभग 80 अध्याय हैं। 80 अध्याय में बटा हुआ है। तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। 11वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक चीज़ को उन्होंने दिखाया है और विस्तार से बताया है, जिसके कुछ अंश हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे। कि यहाँ आके जब वहाँ यहाँ भारत में आके रहे और घूमे फिरे, देखा उन्होंने भारत को, समझा जाना, तो क्या उन्होंने महसूस किया अलबरूनी ने, वो किताबुल हिंद या तहकीक हिंद में लिखा है, दर्शाया है। उसकी कुछ चीज़ें यहाँ पर प्रमुख हैं जो चर्चा योग्य हैं। तो चूँकि बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं तो वर्तमान को देख के और भविष्य और भूत के बारे में समझने का प्रयास करते हैं और काफ़ी को समझ लेते हैं। तो उनके जो पुस्तक में विस्तार से दी हुई है, उनके कुछ अंश यहाँ पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, हम लोग समझते हैं कि क्या था उस समय, उनकी नज़रों में भारत कैसा था। तो पहला तो ये है कि भारतीय जो लोग थे, विदेशियों के प्रति जो उनकी सोच थी वो बहुत संकुचित थी, अच्छा नहीं सोचते थे विदेशियों के बारे में। हालांकि ऐसा होता है कि जो बाहर का व्यक्ति आता है अपने देश में या किसी देश में अपरिचित व्यक्ति कहीं भी जाता है तो उसके बारे में राय अच्छी नहीं होती है। लेकिन फिर भी आज का जो हम संदर्भ देश के संदर्भ में देखें तो वेस्टर्न कल्चर एंड अदर चीज़ें वेस्टर्न के साथ साथ ग्लोबल वर्ल्ड चल रहा है। तो ग्लोबल वर्ल्ड में सारी चीज़ें इधर से उधर घूम के आ रही हैं और हमें चाहे चुनने का एक अवसर है। लेकिन उस समय क्या था, उस समय यहाँ के लोगों की सोच थी, जो भारतीय लोगों की सोच थी, वो विदेशियों के प्रति अच्छी नहीं थी। यहाँ तक कि उनके तौर तरीके, पहनावे, खान पान, कोई भी चीज़ उनकी पसंद नहीं करते थे वो। तो इन्हीं कारणों से विदेशियों को भारतीयों ने म्लेच्छ कहा, यानी गंदा कहा। उनके न कपड़े अच्छे लगते थे, ना उनका भोजन पसंद था, ना उनके रीति रिवाज पसंद थे, ना उनकी बातें अच्छी लगती थीं। तो इसलिए उन्होंने, भारतीय वासियों ने विदेशियों को म्लेच्छ कहा। जो भी अटैक हुए
तो एक अटैक होना तो एक अलग बात है, अटैक होना एक वैर भाव का तो कारण है ही, तो इस वजह से भी और भी अन्य वजहें थीं जिसकी वजह से, क्योंकि वो अपने रहन सहन तौर तरीक़ों को और यहाँ की व्यवस्था को ही सबसे श्रेष्ठ मानते थे, तो इस वजह से वो विदेशियों को बहुत ही हेय दृष्टि से देखते थे और म्लेच्छ यानी गंदा कहते थे। दूसरा टॉपिक है, भारत के लोग अपने अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही अपनाते थे। तो यहाँ तो उत्तर वैदिक काल से ही प्रारंभ हो गई थी और 4 वर्णों में समाज बटा हुआ था और काम जो है उनके जन्म के आधार पर बँट गया था। पहले तो उन्होंने कर्म के आधार पर वर्ग बने और फिर बाद में वही वर्ग जो है जन्म के आधार पर लागू हो गया और आज भी वो व्यवस्था कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इतनी मजबूत हो गई है कि इसको तोड़ना बहुत कठिन काम है। यहाँ तक कि 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बावजूद भी ये रूढ़ियाँ अभी तक टूट नहीं रही हैं। समाज के हर तबके में, हर जगह कहीं न कहीं व्याप्त हैं और इसको तोड़ने का कानून भी बना है, लेकिन हमारे जनमानस में इतनी मजबूती पकड़ ली है इसने कि आज ये उखड़ने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ लोग हैं भी जिनको जो उखाड़ने का प्रयास नहीं करना चाहते हैं या समाप्त नहीं करना चाहते हैं, दोनों बातें हैं। तो उस समय भी जब इन्होंने अध्ययन किया तो भारत के जो लोग थे, पारंपरिक जो व्यवसाय था उनका पैतृक व्यवसाय था, यानी वंशानुगत व्यवसाय चलता था। सभी को भोजन अलग-अलग थाल में परोसा जाता था, वे एक थाल में नहीं खाते थे। जैसा कि इस्लाम और मुस्लिम कंट्रीज़ में लोग एक साथ भोजन कर लेते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ बातचीत करते थे, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता था। भारत में ऐसा नहीं था, ऐसा अल-बिरूनी समझते हैं, उन्होंने पाया। सभी को भोजन अलग थाल में दिया जाता था। भारत के लोग दैनिक कार्यों को करने में सगुन महत्वपूर्ण मानते थे। हाँ, पूजा पाठ करते थे तो किसी काम को करने का शुभ मुहूर्त वगैरह इस तरह की बातों को वो मानते थे और आज भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भारतीय जो हैं वो इस चीज़ को मानते हैं, सगुन अशुगुन परंपरा मानते हैं कि दूसरी चीज़, हिंदुओं में ईश्वर के प्रति सम्मान और विश्वास, ये तो है, ईश्वर को मानते थे, ईश्वर के प्रति सम्मान और विश्वास था। उनका मानना था कि ईश्वर शक्तिमान है, शक्तिशाली है, ईश्वर के बिना कुछ नहीं होता है, ईश्वर ही सब कुछ है और वो जो चाहता है वही होता है, उसके आज्ञा के बिना कुछ नहीं होता है, ईश्वर अनंत है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है। इस तरह की मान्यताएँ थीं और वह शासक भी है, ऐसा मानते थे। दूसरा है, भारतीय खगोल एवं खगोल विज्ञान व्यवस्था 5 सिद्धांत के रूप में दी गई है। भारत की जो खगोल विज्ञान थी, खगोलीय ज्ञान था, सिद्धांत हो, पृथ्वी, ग्रह, उनका आकार और उनका घूमना, सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण, अक्षांश और देशांतर, इनके पर्यवेक्षण के उपकरण तथा अन्य खगोलीय तथ्यों की भारतीय अवधारणाएँ, ये उनसे खगोल से संबंधित इतनी जानकारी ये लोग रखते थे, उसी पर चर्चा करते थे। एक विषय ये भी कहते हैं कि भारतीय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री योग्य थे। ये अल-बिरूनी कहते हैं और पाते हैं कि यहाँ के जो गणितज्ञ थे, काबिल थे, योग्य थे और खगोल शास्त्री थे वो भी योग्य थे। लेकिन क्या था, वो निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाए। कहीं न कहीं ये जो आगे निष्कर्ष जहाँ पर पहुँचना चाहिए, जो चीज़ खोज करनी चाहिए, उस पर नहीं पहुँच पाए। मतलब चर्चा ही केवल रह गई और निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाए। परंपरागत और रूढ़ियों में ही ये जकड़े रहे, जैसा कि आगे भी कहते हैं कि पृथ्वी तत्व, अंतरिक्ष तथा समय और इसके विभाजन में वो पुराणों में वर्णित पारंपरिक विचारों को ही भारतीयों ने मान्यता दी। तो इस तरह ओवरऑल जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि जो उस समय का भारत था वो एक सीमित दायरे में बटा हुआ था, सीमित दायरे में रहता था, बाहरी सोच से अनभिज्ञ था और जानना भी नहीं चाहता था। लेकिन बाह्य अगर किसी तरह जैसे अटैक हुआ तो उसके माध्यम से, अन्य किसी माध्यम से, व्यापारिक माध्यम से कोई आया भी तो उनके खान पान, परंपरा और रहन सहन के बारे में जो उनका नज़रिया था, जो उनकी सोच थी वो ठीक नहीं थी। तो उनका रुझान बिल्कुल बाहरी चीज़ों से बिल्कुल वो मतलब ही नहीं रखना चाहते थे। अपनी जो उनकी कल्चर का जो हिस्सा बन गया था, जो नियम, जो चीज़ें, जो तौर तरीके, जो रहन सहन, जो खान पान, जो चीज़ें थी वही अपनी उनको ठीक लगती थी और बाहरी परिवर्तन वो करना नहीं चाहते थे, उसके प्रति उनका नज़रिया भी ठीक नहीं था। तो इस तरह
उस समय के भारत की जो तस्वीर है वो पेश करते हैं अलबरूनी के माध्यम से कि अलबरूनी ने भारत को किस नज़र से प्रस्तुत किया और उन्होंने देखा, समझा, यहाँ का अध्ययन किया तो क्या पाया, ये है रहा भारत की। तो आज अगले वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल की आइकन बजा लें, घंटी बजा लें, जिससे आपको अगला वीडियो समय से मिल जाए। और आगे हम चर्चा करेंगे मोहम्मद गोरी, जिसके बारे में हम पता करेंगे कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद ही महमूद गजनवी का तो 11वीं शताब्दी में अटैक होते हैं और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बारंबार 17 बार अटैक होते रहते हैं। और उसका मतलब ही था कि हमारा उद्देश्य यानी महमूद गजनवी का जो उद्देश्य था वो ये था कि भारत में अटैक करके, आक्रमण करके यहाँ की संपत्ति को लूटना और मध्य एशिया में वो अपनी गजनी राज्य को मजबूत करना चाहता था, इसलिए वो भारत पर आक्रमण करता था। लेकिन मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है 12वीं शताब्दी में, लगभग 1 सदी का अंतर होता है। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी जब आक्रमण करते हैं तो वो महमूद गजनवी के बिल्कुल विपरीत, वो यहाँ पर आक्रमण करने के बाद राज्य स्थापित करते हैं और फिर जाके स्थायी रूप से मुस्लिम शासन की नींव पड़ती है भारत में। तो इसके बाद हम अगली बार चर्चा करेंगे मोहम्मद गोरी, और इसके बाद हम क्रमवार मुस्लिम शासक, इस्लाम और यहाँ की बदलती हुई परिस्थितियों को और अपने यानी भारत भूभाग के राज्यों और राजाओं की स्थितियों के बारे में, उनके नज़रिए के बारे में, उनके प्रतिकार के बारे में, उनके विरोध के बारे में, सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे क्रमवार।